नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज आपको जो हम पिछला चैप्टर कर रहे थे नमक, उसका आगे का पोर्शन कराने जा रही हूँ। अब तक हमने पढ़ा था कि जो हमारी लेखिका हैं वो किस प्रकार से अपनी माँ समान सिख बीबी के लिए जो है लाहौर से लाहौरी नमक लाने के लिए उसको लाने के लिए बेताब है। उन्होंने उससे जो है वो लाहौर आई हुई थी उनके वतन में, और जो सिख बीबी है वो लाहौर को ही अपना वतन मानती है, और वहाँ पर जो कस्टम अधिकारी होते हैं वो दिल्ली को अपना वतन मानते हैं, क्योंकि वो वहाँ से सिख बीबी लाहौर से थी और जो कस्टम अधिकारी थे वो दिल्ली से थे। तो उनका अपना अपना वतन है। वो भारत पाकिस्तान विभाजन के समय जो है वो एक दूसरे से अलग हो गए थे और जुदा हो गए थे। मतलब वो पाकिस्तान में आ गए थे और सिख बीबी भारत में आ गई थी। तो यहाँ पर जो है वो कहीं मिलते हैं उनको और वो उसको माँ के समान मानती है। तो उन्होंने कहा था मैं लाहौर जा रही हूँ, तो आपको अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। तब उस सिख बीबी ने जो है लेखिका को बोला कि मेरे लिए जो है वहाँ से लाहौरी नमक लाना है। और जब वो लाहौर से वापस आने की तैयारी कर रही थी तो उन्होंने अपने भाई से पूछा था कि वो यहाँ से नमक ले जाना चाहते हैं। तो उसके जो भाई हैं वो भी एक कस्टम ड्यूटी में हैं, और वो उनको बताते हैं कि लाहौर से नमक ले जाना गैर कानूनी है। आप कुछ भी फल फ्रूट जो कुछ भी है वो ले जा सकती हैं, लेकिन नमक ले जाना जो है गैर कानूनी है। अगर उनको रास्ते में पकड़ लिया जाएगा तो उनकी बेइज्जती होगी और उनको बुरी नज़र से भी देखा जाएगा। और तब उन्होंने जो है उसको नमक ले जाने से के लिए मना कर दिया। लेकिन जो लेखिका हैं वो जो हैं चोरी से उस नमक को ले जाना चाहती हैं, लेकिन उनके मन में विचार ये भी आता है कि वो चोरी से नहीं ले जाएंगी, वो सबको बता कर ले जाएंगी, दिखा कर ले जाएंगी। लेकिन फिर वो सोचती हैं अगर उन्होंने नमक ना ले जाने दिया। गुड मॉर्निंग। तो आगे पढ़ाई शुरू करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं कि जो ये थी तो उन्होंने क्या एक तरीका अपनाया था कि नमक जब ले जाने के लिए उसको मना कर दिया गया था, तो जो लेखिका हैं उन्होंने सोचा कि मैं कीनू की टोकरी में जो है नीचे छुपाकर नमक को ले जाऊंगी। अगर फलों की टोकरी को देखकर जो है उसको कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि नमक तो जो है कीनू के जो नीचे वो दब जाएगा और कोई इसको नहीं देखेगा। आगे जो है पढ़ते हैं चैप्टर को। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। देखिए, मारे गुस्से की उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज़ 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें इधर धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस में बिस्तरबंद में चली गई। बिस्तरबंद में चली गई यानी कि वो सोने के लिए चली गई। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल। माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। अब तक साफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले जानी तो है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसे रख दें। लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो? मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर वह वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वादा करके जुटलाने का क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इसके कीनुओं के ढेर में भलाई से कौन देखेगा? और अगर देख लिया? नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। उधर के केले, इधर से कीनू, सभी ला रहे थे, ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी के तह में रख दी।
एक बार झांककर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान छीन कर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं थी, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें वह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी, फिर वह किनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आसपास, फिर ऊपर, यहाँ तक कि बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर अपने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहरी ओढ़ ली। दोहर मीन्स चद्दर। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी और उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। उन सबके और साफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कल वह लाहौर चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी और यह भी हो सकता था कि अब वह कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे की दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा। फिर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो लाहौर ही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते सूरज की नारंगी किरणें, आसपास में फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मॉल सिरी की खूबसूरत और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान, सिर झुकाए हुए चुपचाप, उदास, जैसे 2 बेजान परछाइयाँ। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ कीनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा। रसीले ठंडे कीनू जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफ़िया फर्स्ट क्लास की वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम से बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किनुओं की टोकरी पर निगाह जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर जाने कितने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि इस टोकरी के तह में किनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान कस्टम पर जांचने के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जिसमें उसके पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह कस्टम ऑफिसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी। 1-2 पर इक्का दुक्का सामान था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे, मगर
उन पर कुछ जच नहीं रही थी। सफ़िया का कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भरकर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए। उसके लहजे से सफ़िया की हिम्मत बढ़ा दी। आप आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं। अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। अपने भाइयों से मिलने आई थी। वो लोग इधर आ गए हैं। आपको आपको तो शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफ़िया ने हैंडबैग मेज पर रखा और नमक की पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफ़िया की बात ख़त्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह से लपेटा और खुद सफ़िया के बैग में डाल दिया। बैग सफ़िया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते हुए, खातून मीन्स लेडी, उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। रफ्ता रफ्ता मीन्स धीरे धीरे, यानी कि अगर वो अपने लाहौर को ही अपना वतन मानेंगे और वो अपने जो कस्टम अधिकारी है वो दिल्ली को अपना वतन मानेंगे, तो इस प्रकार से जो ये लेन देन की जो चीज़ें हैं इनके थ्रू जो है एक देश का प्यार दूसरे देश में जाता रहेगा और आपसी लोगों में प्यार जो है वो बढ़ता रहेगा। क्योंकि जो ये थी लेखिका थी वो सिख बीबी के लिए नमक ले जा रही थी लाहौर से, और कस्टम अधिकारी ने कहा था कि जो जामा मस्जिद है दिल्ली में उसकी सीढ़ियों में मेरा सलाम कहना, यानी कि वो भी उसके थ्रू जो है अपना इज्जत मान जो है वहाँ पर सम्मान या प्यार मोहब्बत जो है उनको देना चाहते थे। ठीक है, तो देखिए आगे। सफ़िया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रें, बहते हुए आंसू, ठंडी सांसों और भिजे हुए होठों के बीच से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक ज़मीन थी, एक ज़बान थी, एक सी सूरतें और लिबास मीन्स पहनावा, एक सा लबोल हजा मतलब बात करने का तरीका और अंदाज थे। गालियाँ भी एक ही सी थी, जिन्होंने दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी बंदूकें दोनों के हाथों में थी। यानी ये उनकी बात हो रही है जो पुलिस वाले जो हैं, और एक पाकिस्तानी पुलिस उतरी थी और हिंदुस्तानी पुलिस चढ़ी थी, उनकी जिक्र यहाँ पर किया गया है कि उनकी ज़मीन भी एक थी क्योंकि वहीं वो उतरे थे और वहीं से वो चढ़े थे। उनकी ज़बान भी एक थी, ज़्यादातर पंजाबी या मुल्तानी जो है वहाँ पर इस तरह की भाषा या उर्दू भाषा का प्रयोग होता है। तो उनकी सूरतें भी एक जैसी थी, लिबास मतलब पहनावा भी एक सा था, बोलबाल भी एक सा था, अंदाज भी एक जैसा था, गालियाँ भी वो एक जैसी ही दे रहे थे, लेकिन एक दूसरे को बड़े प्यार से गालियाँ दे रहे थे। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि उनके हाथ में बंदूकें थी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान में जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफ़िया का सारा सामान देखा जा चुका था। उस नौजवान कस्टम ऑफिसर की ओर बढ़ी तो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उसकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उसको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफ़िया के ऊपर से नीचे तक देखा। धीरे से बोले,
इधर आइए ज़रा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था, वे अंदर घुसे। सफ़िया दाखिल होते हिचकिचाई। वे मुस्कुराते हुए बोले, आइए आइए। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोला, बैठिए। सफ़िया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफ़िया के पैर तले की ज़मीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? 2 चाय लाओ अच्छी वाली। पुलिस वाला सफ़िया को घूरता चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफ़िया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। सफ़ा मीन्स पेज। बाईं ओर नज़रुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शम्सुल इस्मालम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1996। ये शब्द जो हैं वो उस पे बुक पे लिखे हुए थे। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया। फ़ख्र से जवाब दिया, मतलब फटाफट और गर्व करके। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ, मतलब बंटवारा हुआ। जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नज़रुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे, उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे एक किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी लग गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन? सफ़िया ने ज़रा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है, उन्होंने ज़रा बुरा मानकर कहा। हाँ हाँ ठीक है, साफ़िया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफ़िया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो ढाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ ढाब की क्या बात। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया साफ़िया के बैग में रख दी और खुद एक बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफ़िया ने उसके पीछे चलना शुरू किया। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या जो कस्टम के उस तरफ। यहाँ पर जो है आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब इस चैप्टर का मतलब हम क्या सारांश निकालते हैं कि जो ये चैप्टर है नमक, इसका जो अर्थ है वो ये निकलता है कि सिर्फ वतनों की दूरियां हो गई हैं, सरहदें दूर हो गई हैं, सरहदें खिंच गई हैं, 2 देशों के बीच जो है वो लाइनें खिंच गई हैं, लेकिन हमारे मन में अभी भी हमारे जो देश है, हमारा जो वतन है, उसके लिए हमारा प्यार अभी कम नहीं हुआ है। सिर्फ कागज़ी तौर पर और ज़मीनी तौर पर जो है वतन के 2 वतनों के बीच में जो है वो लाइन आ गई है, लेकिन दिलों के बीच में अभी भी वही प्यार बरकरार है, वही इज्जत मान बरकरार है। व्यक्ति चाहे इस वतन से है या उस वतन से है, पाकिस्तान से है या भारत से है, या जो ये कस्टम अधिकारी था जो ढाका से है, तो मतलब सिर्फ देश विभाजन हुआ है, दिलों का विभाजन अभी नहीं हुआ है। यही बात जो है इस चैप्टर में हमें समझाई गई है कि वतन का विभाजन होने से दिलों में दूरियां नहीं आई हैं। अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति हमारे मन में अभी भी देश भावना है, प्यार है, प्रेम है। ये सारी बातें जो हैं इस चैप्टर में हमें समझाई गई हैं, ठीक है। और सिर्फ वतन बांट देने से या धर्म बांट देने से हमारे जो मन में जो प्रेम है, प्यार है,
वो कभी ख़त्म नहीं होगा। अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने लोगों के प्रति, चाहे वो हमसे कितने ही दूर क्यों ना हों, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और करते रहेंगे। अपने देश के प्रति प्रेम करना गलत नहीं है, चाहे हम किसी भी तरह के लोग हैं, किसी भी वतन के लोग हैं। अपने देश से हम हमेशा प्यार करते रहेंगे, चाहे हम दुनिया में कहीं भी रहें। अपने देश के प्रति प्यार हमारा जो है, देशभक्ति की भावना हमारे मन में हमेशा बनी रहेगी। यही संदेश जो है यहाँ पर हमें इस पाठ में दिया गया है। अब आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आज का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। कल जो है अब हम इसके जो प्रश्न उत्तर है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको थोरोली पढ़ लीजिए। जब तक कि आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। देखिए, जो हमारा सीबीएसई बोर्ड होता है, इस सीबीएसई बोर्ड में जो है ये कहा गया है कि अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेते हैं तो आपको एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, चाहे आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। और एक कंडीशन ये भी बताई गई है कि आप कोई भी सब्जेक्ट हो उसके चैप्टर को आप अच्छे से समझ लीजिए, उसको चैप्टर के एक एक शब्द को, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आप कभी भी कहीं भी मार नहीं खा सकते हैं। पूरा चैप्टर आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन डाल दे, चाहे कितना ही घुमा फिरा कर प्रश्न क्यों ना दिया गया हो, उसका उत्तर आप अच्छे से दे सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हो। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए।